हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स पे एक गुड प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। क्योंकि अ, जो लर्निंग पर्पस रहता है या जो लर्निंग का तरीका रहता है वो ये रहता है कि आप कुछ कुछ पोर्शन थ्योरी का करें। जैसे कि 20% मान लिया आपने थ्योरी पढ़ी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, अ, कम से कम आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे तो 20% कॉन्सेप्ट का मान लेते हैं, और बाकी का जो रहता है वो रहता है प्रैक्टिस। सो किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए या उसे मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के लिए हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे। लगभग सभी टॉपिक 11th 12th से रिलेटेड तो रहेंगे ही, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से भी रिलेटेड रहेंगे। जो टॉपिक्स रहेंगे वो मैथ और फिजिक्स के रहेंगे मेनली, और जनरल एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स के भी रहेंगे, पर ज़्यादातर जो वीडियोस रहेंगे वो मैथ फिजिक्स और इंजीनियरिंग के रहेंगे। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, चलो करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, अपने पास एक ब्लॉक है, एक मास ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, 0.2 kg का ब्लॉक है जो कि यहाँ पर ए पर है, अभी रेस्ट में है, एट टाइम इक्वल टू 0 पर अभी रेस्ट में है। स्लाइड टू बी, बी पे जाता है, वेयर इट इस स्पीड इज 8 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है बी पर 8 मीटर पर सेकेंड, देन स्लाइड अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट ए डिस्टेंस 10 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कमिंग टू रेस्ट जो अपन को निकालना है वो है व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द कर्व सरफेस एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अपन को क्या निकालना है, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पर तो अपन को म्यू के निकालना है। और व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस के अपन को क्या निकालना है, कर्व सर तो अपन को क्या निकालना है, पहला निकालना है वर्क फॉर कर्व सरफेस, दूसरा निकालना है म्यू, स्मॉल यू से लिखते हैं, म्यू फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। चलो तो ये दो चीजें अपन को निकालनी है। तो ये दो चीजें अपन को निकालनी थी, वर्क निकालना है। तो अपन को क्या दिया है, स्पीड दी है v पर स्पीड। तो अब मान लीजिए कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कुछ होगा, तो उससे क्या होगा, अभी यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, राइट। तो ये जो ग्राउंड है उससे 4 मीटर ऊपर रखा हुआ है, तो इसके पास क्या होगी, अपनी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, क्यों, क्योंकि रेस्ट पे है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। बी पर देखें, बी ग्राउंड है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है डेट इज दी पीई, वो क्या रहता है, mgh रहता है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है 1/2 mv²। सो यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर तो टोटल जो एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी, mgh, g बराबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज 9.81 एंड डिस्टेंस इज 4 मीटर। सो यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। जबकि बी पर क्या है, बी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्यों, h 0 है। जो बी पर एच बी है, जो एच बी वो क्या है, 0 है, इसलिए जो यू भी बनेगा, या यू से ना लिख के अपन लिखे, जो पीई बनेगा एट बी, वो कितना बनेगा, 0 बनेगा।
तो इस लेकिन पी पे क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी दे रही है। तो अपन ने एक थ्योरम पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो चेंज इन एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। इससे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला है, काइनेटिक एनर्जी एट बी निकाला है। पोटेंशियल एनर्जी बी पर कितनी होगी, जीरो होगी क्योंकि ग्राउंड है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एट बी कितना आया है, 6.4 जूल आया है, 1/2 mv² से वेलोसिटी दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड। और पोटेंशियल एनर्जी एट ए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी होगी, जीरो होगी, इसलिए सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी ए पर। सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होता है, mgh। ये कितना लिया है अपन ने, 9.8 लिया है। मास दिया है 0.2 kg एंड h दिया है हाइट, ग्राउंड से हाइट इसकी कितनी थी, 4 मीटर थी, राइट। सो ग्राउंड से हाइट 4 मीटर थी। सो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो ये कहती है कि चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, वर्क के बराबर होगी। यहाँ पर मैंने माइनस इसलिए लगाया था क्योंकि जो एनर्जी एट ए है और एनर्जी एट बी है वो रिवर्स में घटाया था, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। और ये फ्रिक्शन वर्क भी है, जो फ्रिक्शन वर्क रहता है वो हमेशा माइनस रहता है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो वर्क है वो क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है। तो चेंज इन एनर्जी कितना, एनर्जी एट ए माइनस एनर्जी एट बी, और माइनस क्योंकि वर्क ऑफ फ्रिक्शन है। वर्क ऑफ फ्रिक्शन हमेशा माइनस होता है। माइनस क्यों होता है वर्क ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जो वर्क रहता है वो कितना रहता है, वर्क रहता है आपका फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अब जो cos थीटा है, अब cos थीटा यहाँ पर कितना है, cos थीटा है यहाँ पर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि जो मोशन है, मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि फ्रिक्शन कितनी रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए जो थीटा है वो माइनस, सॉरी थीटा 180 डिग्री है, इसलिए फ्रिक्शन होगा वो माइनस होगा, या वर्क ऑफ फ्रिक्शन माइनस होगा। सो इस तरह हम चेंज इन एनर्जी करके वर्क निकाल सकते हैं कि वर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। सो चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी एट ए माइनस एनर्जी एट बी। सो ये आ गया अपना वर्क ऑफ फ्रिक्शन। जो सेकेंड है, सेकेंड में ये निकालना है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये हो रहा है, अपन को बी पे वेलोसिटी दी है, डिस्टेंस दिया है, तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। अगर लेकिन एक्सेलरेशन किस में होना चाहिए, माइनस में। क्यों, क्योंकि अलोंग द फ्रिक्शन वर्क हो रहा है यहाँ पर भी, फ्रिक्शन तो यहाँ पर भी है। और उसके अलावा भी एक्सेलरेशन ना हो गई, ये डी एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एट वी पर कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड, पर वेलोसिटी एट सी पर कितनी है, 0। मतलब वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी क्यों घट रही है, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। फ्रिक्शन एक अपोज डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा रहा है, किसके बराबर, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, जो कि उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, उसकी एनर्जी में लॉस हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अपन को दिया है कि वेलोसिटी एट बी कितना दिया था, 8 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एट सी जो यहाँ पर रुकेगा, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी ना, दिया है यहाँ पर रुक जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस इसलिए क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, मैंने पहले भी बताया था कि फ्रिक्शन के फोर्स के कारण क्या हो रहा है, अपनी वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी एट बी कितना था 8, और वेलोसिटी एट सी कितना है 0। सो वेलोसिटी घट रही है, इसलिए ये डी एक्सेलरेशन है, राइट। सो ये 0, u बराबर 8 मीटर पर सेकंड माइनस 2as, s दिया है 10 मीटर, राइट। सो यहाँ से ये कितना लगेगा, कितना आएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। माइनस का आएगा, लेकिन एज ए साइन कन्वेक्शन ना करके अपन प्लस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले डी एक्सेलरेशन दिया है, राइट। सो जो फोर्स एफ नेट है, यहाँ पर जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स कितना लगेगा, आगे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा,
जब अपन ब्लॉक का एफबीडी देखें तो ब्लॉक का एफबीडी क्या बनेगा, ये मान लीजिए ब्लॉक है आपका, इस पे रिएक्शन फोर्स लगेगा ग्राउंड के कारण आर, डब्ल्यू इसका क्या होगा, वेट होगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी के बराबर। आगे कोई फोर्स नहीं है लेकिन पीछे कितना फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, राइट। आगे पीछे कितना फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनस, और एक्सीलरेशन भी माइनस में होगा। तो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ऐसे अपन को लिखाना तो म्यू ही है अल्टीमेटली, इसलिए अगर लिखेंगे भी तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर अल्टीमेटली पहले प्लस था इसलिए तो डिएक्सीलरेशन माइनस में होगा, और यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस माइनस तो कट के प्लस ही होगा, ठीक है। तो ये इसका एफ बी डी है, मतलब आगे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, रिएक्शन फोर्स इसे बैलेंस कर रहा है, और एफ पीछे की तरफ लग रहा है। तो जो एफ नेट बनेगा, एफ नेट कैसे, अगर आपको पता नहीं है एफ नेट कैसे लिखते हैं तो ये पता होना चाहिए कि हमेशा एफ नेट कैसे लिखते हैं। जो एफ नेट होगा, एफ नेट ऐसे लिखते हैं कि आगे कौन सा फोर्स लग रहा है, आगे कोई फोर्स ही नहीं है तो आगे का फोर्स जीरो है। पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है, पीछे लग रहा है एफ आर, तो इस तरह अपन इसका क्या लिखते हैं, तो इस तरह अपन क्या लिखते हैं, इसका एफ नेट लिखते हैं, राइट। तो ये आपको आना चाहिए हर फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कि एफ नेट कैसे लिखना रहता है, और जो एफ नेट बराबर होता है वो होता है एम ए के बराबर। ये भी ध्यान रखना कि जो न्यूटन्स का लॉ है, न्यूटन्स का जो लॉ है दैट इज द इनर्शिया लॉ, वो क्या कहता है कि जो एफ नेट है, इनर्शिया लॉ ये कहता है कि ये एम ए के बराबर होता है एफ नेट। तो हमेशा आपको एफ नेट लिखना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि एफ नेट एम ए के बराबर होता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, राइट। सो देखते हैं। सो ए आ गया था अपना -3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एफ नेट क्या बनेगा, माइनस म्यू एन, तो ये किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा। सो मास की वैल्यू दी है, एक्सेलरेशन अपन ने निकाल ही ली है, और एन कितना होगा, एम जी होगा, डेट इज द रिएक्शन फोर्स आर, ये डब्ल्यू के बराबर होगा विच इज एम जी, राइट। सो म्यू की वैल्यू यहाँ से अपन ए बाई जी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या आएगी 0.33 म्यू। ये काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, -1.44 और 0.33, तो जो ऑप्शन है वो शायद ऑप्शन लास्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, राइट। सो इस तरह की प्रॉब्लम में यही रहता है कि आपको ज़्यादातर जो इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं इसमें यह रहता है कि जो ज़्यादातर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें यह रहता है कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, आप मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है तो एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि आप फ्रिक्शन की वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह लगाना है, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है, राइट। सो इस तरह अपन इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू। अगर हमारी प्लेलिस्ट और हमारी वीडियो आपकी हेल्प करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।